brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जरावी, जो बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर हैं और आर्थिक मामलों की गहरी समझ रखते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। 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 आज सर सभी खबरों पे, सभी सुर्खियों पे जो खबर हावी है वो शेयर मार्केट ही है, क्योंकि कल काफी हमने 2000 पॉइंट तक डिप्स देखा और आज मार्केट अभी फिलहाल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो इस रिकवरी को अगर छोड़ भी दें तो कल जो मार्केट कल तक गिरा तो पिछले 6 दिनों में करीब 4000 4,500 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो गिर चुका है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या आगे, क्या ये जो रिकवरी है उससे लग रहा है कि मार्केट थम जाएगा, या आगे जो बजट आने वाला है या फेडरल रिजर्व की बैठक है जो आज से लेकर कल तक होगी तो उसके मद्देनजर आगे और भी उथल पुथल हो सकती है? कैसे देख रहे हैं आप मार्केट? देखिए, स्टॉक मार्केट में इतनी भारी गिरावट हुई है और पिछले एक सप्ताह में काफी हद तक गिरावट हुई है, तो इसको लेके स्वाभाविक है कि चिंता बनती है उन लोगों ने जिन्होंने निवेश किया वो, और जो ट्रेडर्स हैं। पर इसमें से दो बातें हमने समझनी चाहिए। पहले, ये क्यों हुआ, तो इसके लिए कई कारण है, वैश्विक कारण है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेके फिर से एक प्रकार से एक माहौल बन रहा है, जो पहले .com के समय हुआ था 2000-2001 में, लोग इसको .com 2.0 कह रहे हैं, यानी दूसरी बारी उसी प्रकार का टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट। और तीसरा, कई बजट से पहले हमने देखा है कि मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़ी बहुत गिरावट आती है। मार्केट का ऊपर चढ़ना गिरना स्वाभाविक है, ये नेचर है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। हमारा मार्केट पिछले 2 साल से काफी हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और आपके सवाल में से जो दो मोटे प्रश्न हैं उनको अगर मैं बांट के देखूं, पहला, वैश्विक कारण क्या है? वैश्विक कारण ये है कि अगर अमेरिका में, जहां पे कई वर्षों से बहुत खुले प्रकार से वहां की सरकार पैसा खर्च रही है, वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर तेजी से चलाते हुए रखने के लिए, वो अब उसमें शायद वापसी का एक दौर बन सकता है, क्योंकि वहां महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई काफी बड़ी है। अमेरिका के हिसाब से जितनी जो महंगाई हुई है वो उनके लिए, उनके सिस्टम में एक सवाल उठ रहा है। तो जो यूएस का फेड है, जो वहां का केंद्रीय रिजर्व बैंक जिसे कहेंगे, वो इस पे विचार कर रहा है। 2 दिन की बैठक है, एक इसको कारण बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि शायद वैश्विक स्तर पे कुछ अस्थिरता, रशिया यूक्रेन का मामला और उसके चलते तेल के दामों, यानी क्रूड ऑयल के दामों का क्या होगा, ये दूसरा विषय है। पर मुझे लगता है कि एक जो बड़ा आपने आपने कुछ स्टॉक्स का नाम लिया, मोटा अगर ये देखा जाए कि 2021 में जितने बड़े और छोटे, एक दो को छोड़ दें, टेक्नोलॉजी आईपीओज इंडिया में हुए थे, यानी टेक्नोलॉजी, नई डिजिटल एज कंपनीज जिनका बहुत उल्लेख हुआ 2021 में, जिन्होंने आईपीओज किए, उनमें भारी गिरावट आई है। अब उसमें से कुछ नाम बहुत बड़े बड़े नाम है, कुछ छोटे नाम है। तो जिस प्रकार की गिरावट आई है, तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब, और या इनमें से कई ऐसी कंपनीज थी जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, फिर भी इनका आईपीओ हुआ और आईपीओ अच्छा हुआ। तो ये सवाल कई लोग उठा रहे थे कि भैया लॉस मेकिंग कंपनी में किस कारण से निवेश किया जाए। तो लोगों ने हमें समझाया कि एक वैल्यूएशन होती है, जो आज वैल्यू है जो स्टार्टअप्स का यूनिकॉर्न वाला है, और वो सारी अब लिस्टेड मार्केट में मिल रही है, तो आप फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सेदार बन रहे हो। तो अगर किसी निवेशक ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन स्टॉक्स में पैसा लगाया है, तो उसे तो अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरना स्वाभाविक है। पर मुझे लगता है कि एक प्रकार की करेक्शन आ रही है इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। थोड़ा ज्यादा यूफोरिया हो गया था कोविड के बाद, जो पैंडेमिक आने के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन बहुत हुआ, हमारे जीवन में हर प्रकार से डिजिटलाइजेशन का एक दौर चला रहा, और उसके चलते गिरावट हुई। आखिरी में एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इंडियन मार्केट से नहीं और विदेश के मार्केट से, दो स्टॉक्स। आपने जिक्र किया इनका यूनिकॉर्न का, तो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में काफी वो एक चल रहा है, मीम चल रहे हैं, और एक जगह मैंने पढ़ा कि यूनिकॉर्न बबल इज बर्स्टिंग नाउ।
तो वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि जोमेटो का क्या हुआ, नायका जो 2500 पर तक चली गई थी, अब वो 1600 पे ट्रेड कर रही है। इसी तरह से जोमेटो भी लगभग 50% टूट चुका है अपने हाईएस्ट पॉइंट से। तो ये जो चल रहा है ये यूनिकॉर्न को लेकर, आपको लग रहा है कि ये और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या लोगों को अभी देखिए, इनको हाथ लगाना मैं चाहिए? आपको क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, पर नहीं, मैं बिल्कुल आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं। दो जी, स्टॉक हैं, एक का नाम है जूम और दूसरा है पेलेटॉन। ओके, ये अमेरिकन कंपनीज हैं। जूम, जिसके कारण मैं कहूंगा कि आज दुनिया में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है जी, और पहले हम लोग लॉकडाउन, भी दूसरे बातचीत कर लॉकडाउन, रहे हैं। हाँ, तो जूम के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता था। जूम का स्टॉक बहुत जबरदस्त पड़ा, और अगर हमारे वो दर्शक जो इस विषय में रुचि रखते हैं वो जाके इसका चार्ट देखे तो उनको पता लगेगा कि कितना ऊपर गया और अब कितना नीचे गया। दूसरा एक स्टॉक था पेलेटॉन, जो साइकिल मतलब फिटनेस के साइकिल और इक्विपमेंट बनाता था। उस स्टॉक का भी क्या हाल हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में खबर आई है कि गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं अमेरिका में। उनके जो साइकिल थे, जो घर पे लगा के आप, जो जिम साइकिल जिसे बोला जाता है, अलग अलग टाइप के उसके टेक्निकल नेम्स होते हैं, अब उसकी खरीदार नहीं बचे। यानी जो एकदम से जब लॉकडाउन लगने के बाद लोगों ने सबने घर में होम जिम लगाने का एक प्रयास किया, जो अफोर्ड कर सकते थे, अमेरिका की बात जी, हो रही है, अब वो वापस बाहर जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बाहर के जिम में जाएंगे तो और सुविधा होगी, एक लाइफस्टाइल की भी बात है, आदमी घर में कितना पक जाता है एक छोटे कमरे में। तो बिल्कुल, इन दोनों स्टॉक्स में बहुत गिरावट आई है, यानी जूम भी अब हमारे जीवन में कम उपयोग हो रहा है बनिस्बत के जब पहली लॉकडाउन में तो जो दफ्तरी कामकाज था वो लगभग दिन भर जूम ही कर रहे थे। घर पे कोई पूछता था क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल डिक्लाइन है। पर भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ कि कुछ स्टॉक्स में, अगेन नाम नहीं लेना ठीक रहेगा मेरे लिए, बट कुछ स्टॉक्स में टोटल बबल था, और वो बबल अब बर्स्ट हो चुका है। जी, और ये उस दृष्टि से मैंने जो 2000 और 2001 में एक पत्रकार के नाते डॉट कॉम वाला यूफोरिया, और जो एक क्रेजी यूफोरिया था, वो 20 साल बाद, फिर 21-22 साल बाद फिर से आया, और फिर से मुझे लगता है वो बर्स्ट हो रहा है। आपने जो दूसरी बात कही यूनिकॉर्न की, वो अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी है, और मैं मानता हूं प्राइवेट इक्विटी पे अभी असर नहीं आ रहा है, ये तो लिस्टेड ओके, मार्केट्स की बात हो रही है। जी। सिद्धार्थ जी, आपने भी कहा और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि इस कार्यक्रम में जो भी हम स्टॉक्स के नाम ले रहे हैं, हमारा हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। हम सिर्फ मार्केट सिनेरियो पे चर्चा करते हैं, उसके आगे पीछे अपने विशेषज्ञों की मदद से जानने और देखने की कोशिश करते हैं। फिर भी एक जेनरिक सवाल है सर कि जब कभी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो अखबारी सुर्खियों में एक शब्द आता है ब्लड बाथ और ये और वो, फिर बाद में होता है कि जी मौके हैं छोटे निवेशकों के लिए, ये अवसर है, आपदा को अवसर में बदलिए। तो आपको लग रहा है कि आज की डेट में जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो डिप्स पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकता है? देखिए, आपने दो बातें पूछी। स्मॉल इन्वेस्टर आपने बोला, तो मेरा मानना है कि स्मॉल इन्वेस्टर तो आइडियली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको। उसको स्टेप जी, बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एसआईपी लगाना चाहिए, किसी और बड़े म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा विशेषज्ञ हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको अपनी कमाई जो है और बड़ी बहुमूल्य जो अपना पैसा है उसको ध्यान से लगाना चाहिए। छोटे निवेशक को मार्केट में बड़े रिजल्ट के लालच में फंसना नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। चाहिए। स्टॉक मार्केट वैसे पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने देखा कि लाखों की संख्या में भारतीय इसमें आए हैं। मेरा उससे कोई मतलब उन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर ये ये आप समझ लीजिए टेस्ट मैच का खेल है, हम्म, मतलब गली क्रिकेट नहीं है। हम्म, और गली क्रिकेट और टेस्ट मैच में जो फर्क होती है, सोफिस्टिकेशन की, इक्विपमेंट की, जानकारी की, फिटनेस की, उसी प्रकार की ये भी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम्म। छोटे निवेशक को ऐसे समय उनको पे बड़े, एसआईपी मोड में निवेश करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए, ना ही और कि जहां तक रहा लमसम। बाय ऑन डिप एक बड़ा ये हर बारी हमें सुनने को मिलता है। कई लोग कहते हैं जी ये कैसे प्रिडिक्ट करें कि डिप बिल्कुल, पूरा हो बॉटम गया आउट हुआ या नहीं हुआ, है, बिल्कुल। हुए हैं। इसलिए ऐसे समय पे जो बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं वो एक और हम्म, शब्द यूज करते हैं, और मैं उससे ज्यादा शायद इस पे हम्म, कह नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करिए। ओके, और ये है। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग मतलब रिस्क से हट के थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाइए,
जब बाढ़ आ रही है तो आदमी साइड में चढ़ जाता है ऊपर, और जब पानी बह जाता है फिर वापस आते हैं। तो उसी प्रकार से एक स्ट्रेटजी अपनाना शायद बेस्ट रहेगा। जी, नहीं, आपने बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि आप किसी को मिसगाइड न करें, और खास करके जो छोटे लोग हैं, अपनी पसीने की कमाई है वो किसी अफवाह में या जोश में आकर के न लगा दे कि जी मार्केट गिर गया है। फिर भी ये व्यूअर्स को बताने के लिए ये एक जिज्ञासा रहती है सिद्धार्थ जी की भाई मार्केट अब क्या थम गया, क्योंकि बहुत लंबी गिरावट हो गई है और बजट भी आ रहा है। तो एक फिर वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि क्या आपको लग रहा है कुछ बॉटम आउट हो गया है, या यहाँ पे अगर एसआईपी मोड में कोई शुरू करना चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकता है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अब वो बुल और बेयर है कि या क्या है। मैं मानता हूं कि छोटा निवेशक, आम निवेशक जो है, जो एवरेज निवेशक है, सबसे पहली बात उसको केवल अपना सरप्लस इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी अपना खाना पीना, मकान का किराया, गाड़ी का तेल काट के स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो वो बेवकूफ है। मैं ये शब्द बड़ी जिम्मेवारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आप मार्केट में ना लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप 2 रोटी कम खा के बचत करना चाहते हो, आपका राइट है, बट उसको फिर सेफ्टी में लगाइए, रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। और बजट से जुड़े हुआ जो आपका सवाल है, मैं इसको ऐसे आंसर करना चाहूंगा कि बजट इस समय पे भारत में ग्रोथ चलती रहे, इन्फ्लेशन ना बढ़े, और जो नौकरियां घटी हैं, जो तनख्वाहें कम हुई हैं, और जो छोटे उद्योग हैं जिनको काफी सपोर्ट मिला है पर और सपोर्ट की आवश्यकता है, ये बजट शायद उसी प्रकार का बजट होगा। और जो हम लोग मोदी सरकार, सिद्धार्थ जी आएंगे बजट पे आएंगे एक सवाल के बाद, जब आप पूछेंगे कि क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन है। एक बार फिर लौटते हैं अमेरिकी ब्याज दरों पे, जो आपने कहा कि इतना कुछ हुआ। सर, हम जब भी मार्केट में गिरावट आती है, और खास करके जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की बात होती है, तो हम देखते हैं कि एफआईआई जो है वो पैसा निकालते हैं इमर्जिंग मार्केट से, भारत जैसे बाजारों से, और फिर वो बड़ी उथल पुथल होती है जैसा कि हम देख रहे हैं। ये ठीक है, आपने कहा यूक्रेन भी है, मामला क्रूड है और तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये जो फेड रिजर्व की जो हाइक होने वाली है, इसको लेके बड़ा चल रहा है मार्केट में। ऐसा क्यों होता है जब एफआईआई जब पैसा जो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं हमारे यहाँ से, और क्यों निकालते हैं जब वहां पे जब भी ब्याज दरें बढ़नी होती हैं? थोड़ा सा एक आम आदमी को समझाने के लिए आप बता सकते हैं कि इसका क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की बात होती है, यहाँ से मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं और पैसे निकाले जाते हैं? देखिए जो डेट मार्केट है, ये डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से अलग है, पर आपका प्रश्न उस पे नहीं है। आप तो इक्विटी इनफ्लोज की बात कर रहे हैं। बट 2 चीजें हमें समझनी चाहिए। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यानी अमेरिका है, जापान है, और भी कुछ इकोनॉमीज में हम अगर आकलन करें, और अगर हम उनमें देखें कि बैंक में हमें पैसा रखने पे कितना ब्याज मिलता है, एफडी यानी टर्म डिपॉजिट करने में हमें कितना पैसा मिलता है, अलग अलग जो वहाँ की सेविंग स्कीम्स हैं उसमें कितना हमें रिटर्न मिलता है, और स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलता है। जहां तक इनफ्लोज कम होने की बात होती है, जब यूएस में लिक्विडिटी जो बहुत सारे कम ब्याज दरों के कारण पैसा खुला बट रहा है, लोग उसको बैंक में नहीं रख रहे हैं क्योंकि वहां कमाई नहीं होती, और वो कह रहे हैं ठीक है जी, आप म्यूचुअल फंड हो, जाओ पैसा लगाओ, मुझे कम से कम 10% कमा के दो, 15% कमा के दो। तो एक फ्लो ऑफ मनी है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ेगी या उस तरफ वापस चलने का एक माहौल बनेगा, तो लोग कहेंगे मैं सारा रिस्क बाहर क्यों रखूं, थोड़ा बहुत पैसा अपना रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजी ले लूं। तो वो पैसे जब घटते हैं तो वो इनफ्लोज पे उतनी मात्रा में कमी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिवर्सल हो गया है, पर ये समझ लीजिए कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है, और 2-4-5% का भी जैसे ही मूवमेंट आता है तो उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हिल जाते हैं, तो गिरावट जो होती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा आपने कहा ब्याज दरों की, हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि अमेरिका में करीब अभी 0.1% रेट है, जो अगले 3 चरण में अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा वो 0.9% तक जाने की बात है, यानी कि 1% भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो इतना महत्व रखता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा भी रेट बढ़ेगा तो जो एफआईआई है वो यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे फिक्स एसेट्स में लगाएंगे। बिल्कुल सही रहा सर। अब हम लौटते हैं बजट पे सर। बजट
को लेकर के हमेशा से, अब तो 6 दिन बचे हैं बजट आने में, 6-7 दिन, और बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, एंटिसिपेशन होती हैं, अटकलें हैं बाजार में, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कैसा देख रहे हैं कि क्या अभी गुंजाइश है, जब सरकार के सामने कोविड जैसी चुनौती है, फिस्कल डेफिसिट कंस्ट्रेन करने की चुनौती है, तो आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ रियायतें दे सकती है सरकार? देखिए, सरकार क्या करेगी इसको कहना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सरकार के सामने चुनौतियां क्या है ये सबसे बड़ा हमें संकेत दे सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि अब भारत में आप समझ लीजिए तीसरा साल, थर्ड कैलेंडर ईयर चल रहा है कोविड की महामारी का। जी। बीच में खुला फिर बंद हुआ, थोड़ा खुला थोड़ा बंद हुआ, अभी ओमिक्रॉन में थोड़ा बंद है, रात को कुछ है, वीकेंड की रेस्ट्रिक्शन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है और वो हमने देखा है कि जो छोटे उद्योग हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जिसे टच इंडस्ट्री कहते हैं, रेस्टोरेंट है, जिम है, कई सारी प्रकार की है, सिनेमा की इंडस्ट्री है, होटल की इंडस्ट्री है, टूरिज्म ट्रैवल की इंडस्ट्री है, ओला उबर वाला जो है काम, क्योंकि वर्क फ्रॉम हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में एक हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला जो सेक्टर है, उसको लगातार बार बार साइक्लिकल मार पड़ रही है। ये भारत के लिए दूसरी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे बड़ा, कम ही सही पर रोजगार देता है जी। दूसरा, इसमें ग्रोथ बनती है क्योंकि लोग कंजम्पशन करते हैं और कंजम्पशन के कारण कोई भी इकोनॉमी चलती है। तीसरा, इस सारे साइकिल से हमारे राज्यों को जीएसटी कमाने का अवसर मिलता है। अब दिल्ली सरकार का आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी अभी जो एक निर्णय हुआ है कि ड्राई डेज को घटा के केवल 3 दिन कर दिया जाएगा। अब इसमें से सबसे बड़ा जो भी और इसमें अलग अलग आयाम है उन पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट ये सीधा सीधा मतलब है कि पहले अगर 21-22 दिन कुछ ड्राई डे होते थे तो 18 दिन का रेवेन्यू लॉस होता था दिल्ली सरकार को। बिल्कुल। तो 18 दिन की अब वो कमाई करेंगे। और आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने पहला लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहला काम, जैसे ही शराब की दुकानें खोली तो वहां क्या हालत हुई थी, और उन्होंने इनफैक्ट टैक्स रेट भी बढ़ा दिया था। तो ये राज्यों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र क्या करता है, अपने खर्चे पानी का, अपने सालाना बजट का, जिसकी घोषणा निर्मला सीतारमन जी 1 फरवरी को करेंगी, उससे राज्यों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरी और आखिरी बात, जो चैलेंज ये है कि जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर क्लास है, मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में कंपनीज के लिए एक टैक्स की कटौती की, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ। उस समय पे मुझे याद है वो शायद 19 सितंबर का दिन था, अगर मैं तिथि गलत ना बोल रहा हूं तो। हाँ। तो मार्केट लगभग 2000 पॉइंट से उछला था। बिल्कुल उछल गया था। हाँ, तो अब उसके बाद मध्यम वर्ग पे क्या मार पड़ रही है? खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई, नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पे अब शायद एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई साहब हमें भी कुछ इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में रियायत मिले। होगा नहीं होगा, पर मैं एक आपको राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल इकोनॉमी का संकेत दे दूं कि मोदी सरकार के लिए जो 2023 का बजट होगा एक प्रकार से आखिरी बजट होगा जनरल चुनाव से पहले, क्योंकि 24 में जब चुनाव होगा उस फरवरी में जो बजट होगा वो इंटरिम वोट ऑन अकाउंट होगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी घोषणाएं करने के लिए, और वो घोषणाएं जो इंप्लीमेंट हो सके, जिनका नतीजा जमीन पे हकीकत में दिख पाए, वो 22 और 23 है। अब ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्रालय का जो एडवाइस होगा कि 22 में टैक्स कट दें या 23 में दें, पर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे कुछ रियायत देना चाहिए। दूसरा, मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, इसको लेके कहीं ना कहीं पे कुछ रियायत की आवश्यकता है। बच्चों की एजुकेशन पे एक प्रभाव पड़ा है, उसके कारण घरों में 2 बच्चे हैं तो 2 अलग लैपटॉप रखिए, यानी कि आपकी जो टेलीफोन की लेके भी जो बिल्स हैं वो आप देख रहे होंगे, सबकी डेटा के नाम पे ही कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। और ये मैंने आपको पिछले, और जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर वर्ग है, उसको लगातार सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, जैसे पैंडेमिक में उनको खाद्य पदार्थ देके और बाकी स्कीम्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हुआ है पिछले 2-2.5 साल में, कंसोलिडेशन हुई है, उनको तो भूल जाइए।
तो ये चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात कि टैक्स कलेक्शंस बेहतर हुई हैं। तो जी, आखिर बिल्कुल। में इसको समरी हम ये करें कि हमें ये देखना पड़ेगा ये कि आपने अच्छा याद दिलाया कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट दोनों, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में इनको भरपूर रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, तो उसका फायदा तो थोड़ा सा पास ऑन करना चाहिए। तो जेब खाली नहीं है, पर जी, मोदी जी कब सिक्का निकाल के टॉस करेंगे, 23 में करेंगे या 22 में करेंगे? क्या 22 में जी, करने से उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसकी जानकारी कहना मुश्किल है। हमारे यहाँ पे चुनाव और आर्थिक इश्यूज का कोई खास लिंकेज तो है नहीं मेरी समझ से। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। इसलिए 22 और 23 ही दो मौके हैं। अब करें या कल करें, ये अब देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बजट को प्रिडिक्ट कोई कर नहीं सकता, और हमें देखना है। सिद्धार्थ जी, आज की आर्थिक सुर्खियों पे आपने अपने विचार साझा किए, शेयर से लेकर के बजट एक्सपेक्टेशन तक आपने बातचीत की, और व्यूवर्स को हम उम्मीद करते हैं कि इससे काफी जानकारी मिली होगी, काफी फायदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड में फिर आएंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।